दोस्तों, दुनिया जहान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्सियत की जिन्होंने सिर्फ 36 साल की उम्र में पूरे अफ्रीका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिला दिया। ये कहानी है कैप्टन इब्राहिम ट्रैओरे की, बर्किना फासो के सबसे जवान नेता जिन्होंने एक तख्ता पलट के जरिए अपने देश की तकदीर बदलने का जिम्मा लिया। कौन है ये इंसान, क्या वजह है इस क्रांति की और कैसा है ये छोटा सा देश बर्किना फासो। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वक्त अफ्रीकी लीडर इब्राहिम ट्रैओरे का नाम दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपने जरूर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इनकी तस्वीरें या वीडियो देखी होंगी। कई दशकों के बाद अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में एक ऐसा लीडर पैदा हुआ जो न सिर्फ अफ्रीकियों के हक की आवाज को उठा रहा है बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों के जुल्म को भी एक्सपोज कर रहा है। तभी तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इब्राहिम ट्रैओरे के बारे में यहाँ तक कह दिया है कि वो आने वाले कुछ ही समय में मुसलमानों के सबसे ताकतवर नेता बनने वाले हैं। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर लोग उन्हें सलाउद्दीन अय्यूबी से भी कंपेयर कर रहे हैं। आपको बता दें, सत्ता पर काबिज होते ही इब्राहिम ट्रैओरे ने सबसे पहले फ्रांस की आर्मी को अपने देश से निकाल फेंका। उसके बाद गाजा के मसले पर इजराइल और उसके सहयोगियों का खुलकर विरोध किया। सिर्फ इतना ही नहीं, वो अपने काले रंग की वजह से खुद को हजरत बिलाल हबशी के खानदान का बताकर पूरी मुस्लिम कौम के लिए ये पैगाम भी दे रहे हैं कि कौम अपने आप को यतीम ना समझे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम इब्राहिम ट्रैओरे की पूरी कहानी डिटेल से आपको बताएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि क्यों आने वाले कुछ सालों में वो बन सकते हैं मुस्लिम दुनिया के सबसे ताकतवर नेता। दोस्तों, इब्राहिम ट्रैओरे की कहानी को समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा। आज से तकरीबन 36 साल पहले 1988 में बुर्किना फासो के एक छोटे से गांव केरा में एक मिडिल क्लास परिवार में उनका जन्म हुआ। अपने शुरुआती दिनों से ही उन्हें सेना ज्वाइन करने का बहुत शौक था और इसी वजह से वो बुर्किना फासो की सेना में शामिल हो गए। वक्त गुजरता रहा, माली में यूएन की शांति सेना में भी उन्होंने काम किया और इसी वजह से उनकी बहादुरी को देखते हुए और उनके लीडरशिप की क्षमता को पहचानते हुए उन्हें विश्व के सबसे दूरदर्शी आर्मी जनरल में गिना जाने लगा। लेकिन 2022 में उनकी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने उन्हें रातों रात सुर्खियों में ला दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, सितंबर 2022 में इब्राहिम ट्रैओरे ने अपने साथी सैनिकों के साथ मिलकर एक तख्ता पलट किया और तत्कालीन अंतरिम राष्ट्रपति पॉल हेनरी दमीबा को सत्ता से हटा दिया और मात्र 34 साल की उम्र में वो बन गए बुर्किना फासो के राष्ट्रपति। लेकिन सवाल ये है कि ये तख्ता पलट क्यों हुआ और क्यों इब्राहिम ट्रैओरे ने ऐसा किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें, बुर्किना फासो पश्चिमी अफ्रीका का एक छोटा सा देश है। पिछले कई सालों से इस देश में ISIS, अल-कायदा जैसे आतंकवादी संगठनों का संकट है और हजारों की तादाद में वहां पर अब तक आम लोग मारे गए हैं। एक आंकड़े के अनुसार ISIS और अल-कायदा के हमलों में 2020 से 2022 तक तकरीबन 4000 लोग मारे गए। इसके अलावा 20 लाख लोग इन आतंकी संगठनों की डर से विस्थापित हुए। 2022 में जब दमीबा सत्ता पर थे तो लोग सड़कों पर उतर आए क्योंकि उनकी सरकार आतंकवाद और गरीबी और बेरोजगारी से निपटने में नाकाम रही। जब इब्राहिम ट्रैओरे को लगा कि उनका देश टूटकर बिखर रहा है तो वो सामने आए। उन्होंने वादा किया कि वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे और बुर्किना फासो को विदेशी शक्तियों से आजाद कराएंगे। लेकिन क्या यह सब इतना आसान था? क्योंकि बुर्किना फासो पर फ्रांस का कंट्रोल था। कहने को बुर्किना फासो आजाद था, लेकिन वहां के रिसोर्सेज पर, खासकर गोल्ड के जखीरे पर फ्रांस का कंट्रोल था और इससे फ्रांस को बड़ा मुनाफा हो रहा था, जबकि ये पूरा जखीरा बुर्किना फासो का था। बमुश्किल 10% प्रॉफिट ही बुर्किना फासो की जनता तक पहुंचता था। और इसी सब को देखते हुए जब इब्राहिम ट्रैओरे ने सत्ता संभाली तो सबसे पहले उन्होंने फ्रांस को अपने देश से बाहर निकालकर फेंका। फ्रांस की सेना बुर्किना फासो में मौजूद थी। फ्रांस इतने आसानी से निकलने वाला नहीं था क्योंकि फ्रांस विश्व की सुपर पावर शक्तियों में गिना जाता है। लेकिन इब्राहिम ट्रैओरे ने यह साफ कर दिया था कि अगर फ्रांस इनकी कंट्री से नहीं निकलता है या अपनी सेना को बाहर नहीं निकालता है तो वो युद्ध के लिए तैयार रहें। कहते हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों बुर्किना फासो में नहीं उलझना चाहते थे। वो ट्रैओरे की आर्मी से नहीं टकराना चाहते थे और यही वजह रही कि उन्होंने शांतिपूर्वक ढंग से अपनी आर्मी को बुर्किना फासो से निकाल लिया।
फ्रांस के निकलने के बाद तरोड़े ये बात जानते थे कि उन्हें अगर अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों से निपटना है तो उन्हें रूस के करीब जाना होगा। लिहाजा इसके बाद उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से दोस्ती का हाथ बढ़ाया, जिसके बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी तरोड़े के साथ हो गए। उन्होंने इब्राहिम तरोड़े को आने वाले वक्त का एक बड़ा नेता तक कह दिया। इतना ही नहीं, रूस की तरफ से कई सैन्य उपकरण भी बुर्किना फासो को सप्लाई किए गए और आज के दौर में बुर्किना फासो रूस का एक सहयोगी पार्टनर बन चुका है। इब्राहिम तरोड़े की सबसे खास बात यह है, जिसकी वजह से वो सिर्फ बुर्किना फासो में ही नहीं बल्कि पूरी अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के युवाओं के बीच प्रसिद्ध हो रहे हैं। उनका कहना है कि वेस्टर्न जगत सदियों से हमारे क्षेत्र को लूटता आया है। हमारे सोने, हमारे यूरेनियम और हमारे अन्य संसाधनों की लूट एक लंबे अरसे से पश्चिमी जगत के कई देश करते आए हैं। ये सारे संसाधन हमारा है, ये जखीरा हमारे अफ्रीकी लोगों के लिए है। अब आने वाले वक्त में हम अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में और ज्यादा लूट नहीं होने देंगे। और दोस्तों, यही वजह है कि लगातार इब्राहिम तरोड़े की प्रसिद्धि पूरी अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में फैलती जा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, सत्ता संभालने के बाद से वो लगातार इजराइल के खिलाफ भी बोलते आए हैं। उन्होंने इजराइल की खुलकर मुखालिफत की है और इजराइल, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों की वो खुलकर मुखालिफत करते आए हैं। ये इब्राहिम तरोड़े जैसे नेता का ही प्रभाव है, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका इजराइल और अमेरिका को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक खींच कर ले गया और किसी भी वैश्विक मंच पर कोई ऐसा मौका नहीं गुजरता जब वो इजराइल की निंदा ना करते हो। लेकिन इस अफ्रीकी नेता का एक बयान, जिसकी वजह से ये दुनिया भर के मुसलमानों की नजरों में आ गया है और इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है, वो ये है कि इब्राहिम तरोड़े ने कहा है कि मैं हजरत बिलाल हबशी के खानदान का हूँ, मेरा ताल्लुक भी उन्हीं से है, मैं उन्हीं के नस्ल से हूँ और कौम अपने आप को बिल्कुल भी यतीम ना समझे। जब से इब्राहिम तरोड़े ने ये बयान दिया है, देश में बढ़ते आतंकवादी हमलों से निपटने के लिए उन्होंने स्वदेशी रक्षा स्वयं सेवकों VDP की संख्या लगभग 1 लाख तक बढ़ाई है। इसके अलावा उन्होंने तेज प्रतिक्रिया बटालियन BIR की स्थापना की है, जो तेजी से कार्रवाई करने में सक्षम है। उन्होंने अफ्रीकी देशों के बीच एकता को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए। उनका मानना है कि अफ्रीका की ताकत उसकी एकता में है और उन्होंने इस दिशा में कई पहल की है। इब्राहिम तरोड़े एक युवा और करिश्माई नेता है, जिन्होंने बुर्किना फासो में बदलाव की लहर चलाई है। उनकी नीतियां देश को आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनाने की दिशा में हैं, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवाधिकारों पर उठते हुए सवालों उनके शासन की चुनौतियां हैं। लोग उन्हें एक मसीहा के तौर पर देख रहे हैं। कुछ लोगों का तो यहाँ तक मानना है कि उनकी सोच में सलाउद्दीन अयूबी जैसे तेवर नजर आते हैं। इब्राहिम तरोड़े अगस्त 2024 में भी उस वक्त दुनिया को काफी हैरान किया था जब उन्होंने $32 मिलियन के करीब मिलने वाले उस कर्ज को ठुकरा दिया था, जो IMF की तरफ से बुर्किना फासो को मिलने जा रहा था। अब इब्राहिम ने ऐसा क्यों किया था, ये ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है, एक लीडर जो ऑलरेडी इस तरीके के एक्शन ले रहा है, इस तरीके के कदम उठा रहा है जिसके जरिए से वो वेस्टर्न कंट्रीज के इन्फ्लुएंस से निकल सके, तो जाहिर सी बात है वो IMF का कर्जा लेकर भला उल्टा उसी जाल में क्यों फंसना चाहेगा। इब्राहिम तरोड़े ने खुद भी इस कर्ज को ठुकराने के पीछे एक वजह यही बताई थी कि अफ्रीकन नेशंस के पास वो सब कुछ है जिसके जरिए से वो अपने आप को तरक्की दे सकते हैं और अपने आप को ताकतवर बना सकते हैं। और हाँ दोस्तों, इस बात को झुटलाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि इब्राहिम तरोड़े बिल्कुल सही कह रहे थे। वाकई अफ्रीकन देशों के पास वो सब कुछ है जो किसी भी इलाके को तरक्की हासिल करने के लिए चाहिए होता है, लेकिन जाहिर सी बात है ये लोग कभी इसका इस्तेमाल नहीं कर सके। 2024 में ही इब्राहिम तरोड़े ने एग्रीकल्चर मतलब की खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बेशुमार चीजें, अब वो चाहे ट्रैक्टर हो या फिर अदर व्हीकल्स, मोटर पंप हो या फर्टिलाइजर या बाकी चीजें हो, ये सारी चीजें चाइना से लेकर अपने यहाँ के किसानों में फ्री में बांटी थी, ताकि किसी तरीके से एग्रीकल्चर की फील्ड को भी अपने देश में जल्द से जल्द इम्प्रूव किया जा सके। लंबे वक्त से गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, जंग वगैरह और इसके अलावा बाहरी ताकतों का इंटरफेयर झेलने वाले बुर्किना फासो के अंदर खुराक की कमी भी एक बड़ा मसला है, जिससे निपटने के लिए इब्राहिम तरोड़े ने वैसे तो बहुत सारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रखी है, मगर फिलहाल के लिए रसिया से अच्छे रिश्ते बन जाने की वजह से जनवरी 2025 में रसिया ने 25,000 टन गेहूं बुर्किना फासो को डोनेट किए हैं। बुर्किना फासो, जिसको नाम के लिए ही सही लेकिन आजाद हुए लगभग 6 दशक गुजर चुके थे
वहां पर आज भी 79% आबादी ऐसी है जिसको बिजली नहीं मिलती। 21% के करीब जिस आबादी को बिजली मिलती भी है तो उनको 24 घंटे या 20 घंटे नहीं बल्कि बहुत कम वक्त के लिए मिलती है। अब जाहिर सी बात है कि अगर पूरे देश के लेवल पर ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी तो उसमें लंबा वक्त लगेगा। इसीलिए इब्राहिम तरोड़े चाइना की मदद से लगभग 25 मेगावाट का एक बड़ा सोलर प्लांट इंस्टॉल करवा रहे हैं ताकि शॉर्ट टर्म के लिए इस मुसीबत से निपटा जा सके, जबकि लॉन्ग टर्म के लिए इस मामले में उनकी रशिया मदद कर रहा है। क्योंकि 2023 के रशिया अफ्रीका समिट में इब्राहिम तरोड़े ने रशिया से इस मुसीबत से निपटने के लिए अपने देश के अंदर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की मदद मांगी थी, जिस पर रशिया की तरफ से भी ग्रीन सिग्नल मिला था और बाद में इन दोनों देशों के बीच डील पक्की भी हो गई थी। इस एग्रीमेंट की ज्यादा डिटेल या फिर टाइमलाइन तो बाहर नहीं आई, लेकिन हाँ, ये उम्मीद जरूर लगा ली गई है कि अब इस एग्रीमेंट के बाद बहुत जल्द ही बर्किना फासो के लोगों के घर अंधेरों से उजालों में बदल जाएंगे। और अगर जल्द ही रशियन कंपनी की मदद से बर्किना फासो अपने देश में न्यूक्लियर पावर प्लांट के जरिए से बिजली हासिल करने लगा, जैसा कि एग्रीमेंट हुआ भी है, तो इस तरीके से ये पूरे अफ्रीका का साउथ अफ्रीका के बाद दूसरा ऐसा देश बन जाएगा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट के जरिए से बिजली हासिल करेगा। अगर आप लोगों ने सोशल मीडिया या मीडिया के ऊपर अफ्रीकन कंट्रीज के रोड या फिर उसके आसपास के जो बिल्डिंगें हैं वो देखी होंगी तो ये महसूस किया होगा कि आज भी ऐसे हालत हैं कि मानो हम दुनिया के किसी इलाके को 17वीं या 18वीं सदी में देख रहे हैं। इसीलिए अब गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारे बड़े बड़े रोड प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू किया गया है ताकि कनेक्टिविटी को इजी और स्मूथ बनाया जा सके। फिलहाल दोस्तों, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इब्राहिम तरोड़े किस तरीके के राजनेता निकलते हैं, किस तरीके के शासक निकलते हैं, क्योंकि उनसे पहले भी कई ऐसे शासक हुए जिनकी प्रसिद्धि पूरे विश्व में हुई। सद्दाम हुसैन इसका बड़ा उदाहरण है, लेकिन वक्त के साथ साथ ना उनकी सत्ता रही ना वह खुद बाकी रहे। इब्राहिम तरोड़े के बारे में क्या कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिलहाल हमारी इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। शुक्रिया।